चलो 4.7 A company decides to give bonus to all its employees on Diwali. A 5% bonus on salary is given to the male workers and 10% bonus on salary to the female workers. Write a program to enter the salary of the employee and sex of the employee. If the salary of the employee is less than 10,000, then the employee gets an extra 2% bonus on salary. Calculate the bonus that has to be given to the employee and display the salary that the employee will get. इसमें करना क्या है कि जितने कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उसमें मेल्स हैं और फीमेल्स हैं. मेल्स को कितना परसेंट का बोनस मिल रहा है? 5% का. लेकिन फीमेल्स जो वर्कर्स हैं उनको कितना? फीमेल को 10%. हाँ, फीमेल को 10% दे बोनस मिल रहा है. तो एक प्रोग्राम बनाना है कि उनको कितना बोनस मिलेगा. तो इसका सिंपल सा टोटल का कि अलग अलग का? किसका? मतलब कि मैन को कितना परसेंट मिलेगा और वुमेन को कितना? फीमेल को अलग अलग. तो इसमें क्या, पहले एक वेरिएबल बनाए CH, उसमें पहले इंटर करवा लिए यूजर से कि वो एम्प्लॉय जो है वो मेल है या फिर फीमेल है. अगर मेल है तो यूजर इंटर करेगा M और फीमेल है तो यूजर इंटर करेगा F. फिर उसके बाद इंटीजर वेरिएबल में उसकी सैलरी क्या करेंगे? स्टोर कराएंगे. SAL वेरिएबल बनाए, उसके अंदर उसकी सैलरी स्टोर करा लिए. अगर जो करेक्टर इनपुट किया यूजर ने अगर वो M है, यानी कि अगर यूजर जो है जो कंपनी का वर्कर है वो मेल है तो बोनस उसको कितना मिलेगा? 5% का. 5% का मतलब 0 इंटू 0.05 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. अगर M नहीं है यानी कुछ और है, यानी फीमेल वर्कर है, तो उसको क्या मिलेगा? 10% का इंक्रीमेंट मिलेगा. तो टोटल अमाउंट जो हो जाएगा सैलरी का वो बोनस प्लस जो उसकी इनिशियल सैलरी है दोनों क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. फिर उसके बाद सैलरी प्रिंट करा दोगे और बोनस जो आएगा सैलरी प्लस बोनस के साथ भी अमाउंट प्रिंट हो जाएगा. राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ गिवन ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट. लीप ईयर कब होता है? जब कोई भी नंबर 100 से डिविजिबल हो और 4 से डिविजिबल हो. यानी कि जब 400 से डिविजिबल होता है तो क्या होता है? लीप ईयर होता है. इसका लॉजिक ये है. अब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स. अब कई सारे इफ़ आ जाए, कई सारे इफ़ का यूज करके कोई तुम्हें प्रोग्राम बनाना है. जैसे प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट्स द यूजर टू एंटर अ नंबर एंड देन प्रिंट इट्स इंटरवल. नंबर इंटर कराना है यूजर से और उसके बाद ये किस से किस की रेंज में आता है. जैसे इसमें एग्जांपल दिया 0 से 10 की रेंज में आ रहा है कोई नंबर, या फिर कोई नंबर 10 से 20 की रेंज में आ रहा है, या फिर कोई नंबर 20 से 30 की रेंज में आ रहा है. तो अलग अलग डिसाइड कर लेंगे. अलग अलग क्या है? स्टेटमेंट्स है. तो इसके लिए अलग अलग स्टेटमेंट्स हम लोग इफ़ की हेल्प से लिखेंगे. जैसे इफ़ नंबर 0 से बड़ा है और 10 से छोटा है तो क्या प्रिंट करना है? इट इज़ इन द रेंज ऑफ 0 to 10. इफ़ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 एंड नंबर इज लेस देन 20 तब क्या प्रिंट कराना है? इट इज इन द रेंज ऑफ 10 to 20. W मिस्टेक होगी. W का कोई यूज नहीं. इफ नम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 एंड नम इज लेस देन 30 प्रिंट इट इज इन द रेंज ऑफ 20 to 30. इफ एलिफ इल्स स्टेटमेंट. कई सारी जब कंडीशंस बनाने हो एक ही कंडीशन के अंदर, एक ही स्टेटमेंट के अंदर कई सारी चॉइसेज हो, जब कई सारी चॉइसेस होती हैं तो इफ़ एलिफ और एल्स का एल्स स्टेटमेंट का यूज होता है. एलिफ एक तरीके से एल्स ही होता है. लेकिन जब कई सारे स्टेटमेंट्स रन कराने होते हैं तो किसका यूज करते हैं? एफ एलिफ एंड एल्स का. एग्जाम्पल प्रोग्राम टू टेस्ट वेदर अ नंबर इंटर्ड बाय द यूजर इज नेगेटिव, पॉजिटिव और इक्वल टू 0. अगर कोई नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है या 0, इसको कैसे चेक करेंगे? इफ़ कंडीशन लगाए अगर नंबर जो है 0 को इक्वल है, इक्वल, और यहाँ पे ध्यान रखना ये रखना है कि एक इक्वल टू यूज नहीं होगा. एक इक्वल टू का यूज मतलब होता है
असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, और जब डबल इक्वल टू का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंपेरिजन ऑपरेटर हो जाएगा। तो कंपेयर करेंगे कि जीरो है या नहीं है, अगर जीरो है तो द वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। एल इफ नम इज ग्रेटर देन जीरो द नंबर इज पॉजिटिव, एल्स द नंबर इज नेगेटिव। use and or operator to form a compound relation expression in Python. The following expression is invalid. जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग लिख देते हैं if 60 greater than or equal to marks और less than or equal to 75 मार्क्स जो है 60 से 75 के बीच में, ऐसे मैथमेटिक्स में लिख देते हैं। लेकिन पाइथन में ये चीज़ें वैलिड नहीं होती हैं। इसका करेक्ट वे क्या होता है राइट करने का, इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, एंड मार्क्स इज लेस देन और इक्वल टू 75। एग्जाम्पल, राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर द करेक्टर इंटर्ड इज अ वॉवेल और नॉट, वॉवेल है या नहीं है। तो वॉवेल किस किस केस में हो सकता है, या तो कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड के बीच में हो, या फिर स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड के बीच में हो। कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में वॉवेल ए ई आई, अच्छा ए ई आई ओ, सॉरी, या तो कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ, कैपिटल यू होगा, या फिर स्मॉल में भी हो सकता है, क्योंकि चाहे कैपिटल में हो या स्मॉल में वॉवेल तो वॉवेल ही रहेगा। इफ़ कैरेक्टर की वैल्यू ए है, या फिर ई है, या फिर आई है, या फिर ओ है, या फिर यू है, इसको हम लिस्ट के हेल्प से भी कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर ये सारे कैरेक्टर्स डाल दिए, उसके बाद इन ऑपरेटर का यूज करके चेक कर लेंगे कि उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। लेकिन इफ एल्स से अगर करना होगा तो ऐसे करेंगे। There are many ways of solving one question. हाँ, प्रोग्राम, लेकिन इफ एल्स का यूज यहाँ पे दिखाना है, इसलिए इस तरीके से किया गया। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम 3 नंबर्स। Already done. ऑलरेडी डन। num1 num2 में num1 इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर द फर्स्ट नंबर। पहले नंबर num1 को वेरिएबल में स्टोर कराए, num2 वेरिएबल में स्टोर कराए दूसरा नंबर, और num3 वेरिएबल में स्टोर कराए तीसरा नंबर। इफ़ पहले 2 नंबर का कंपेरिजन कर दी, num1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो num1 इज ग्रेटर देन num2। अगर num1 num2 से बड़ा है तो उसके अंदर एक और इफ आया, उसको क्या बोलेंगे, नेस्टेड इफ। इफ num1 is greater than num3, We can say also that num1 is greater than num2 and num1 is also greater than num3. That's हाँ, एंड ऑपरेटर का तब वहाँ यूज करना पड़ेगा, लेकिन नेस्टेड इफ का यूज कैसे करेंगे, इफ num1 is greater than num2। अब तो ये पता चल गया कि num2 से num1 क्या है, बड़ा है। फिर क्या चेक करेंगे, क्या num1 जो है num3 से भी बड़ा है। अगर num3 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, num1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। फिर num1 इज ग्रेटर देन num2 एंड num3। अब एल्स अगर num1 num3 से बड़ा नहीं हो पाता है तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, num3 इज द ग्रेटर देन num1 एंड num2। num3 इज ग्रेटर देन num1 एंड num2, क्योंकि num1 और num3 का कंपैरिजन तो पहले वाले इफ के केस में ही हो गया है। But how it knows that num2 is what is, how he know that what is the relation between the num2 and num3? Because let we take as a 5 6 7, 5 is not, because num1 is greater than num2। yep, it means okay, like just read num1 is listen yep, if num1 is greater than num2, first case, second case, if num1 is greater than num3। पहला केस तब चलेगा जब num2 से num1 बड़ा होगा, num1 बड़ा होगा तो पहला केस चलेगा, और दूसरा केस कब चलेगा, जब num1 num3 से भी बड़ा होगा। लेकिन कंफ्यूजन क्या है कि num2 num3 में कैसे कंपेरिजन ये कर दिया, तो उस कंफ्यूजन को कैसे दूर करते हैं कि num1 num3 का कंपेरिजन दूसरे लाइन में किया। अगर num1 num3 से भी बड़ा हो गया तब तो ये लाइन क्लियर है कि num1 जो है ग्रेटेस्ट है। लेकिन सपोज num1 इज लेस देन num3, क्योंकि दूसरा वाला एल्स में यही कंडीशन आएगा, num1 इज लेस देन num3। num1 और 3 में 2 3 में नहीं कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है। we are first checking num1 is greater than num2, okay, condition proved, okay, then after we are checking that num1 is greater than num3, तो num1 क्या हो गया, सबसे ग्रेटेस्ट हो गया। num1 is greatest, there is no अब देखो, अब ये केस num1 is greater than
num3 ये वाला केस फाल्स भी हो सकता है। Yeah, if false, then अब देखो num1 इज लेस देन num3 में क्या होगा कि num3 जो होगा वो num1 से बड़ा हो जाएगा। num3 जो होगा, if the second condition is false. हाँ, तो num3 जो होगा num1 से बड़ा हो जाएगा। Yeah. और num1 उसके पहले कंडीशन की Yeah, अब सोचो, yeah. num1 जो है वो ऑलरेडी num2 से बड़ा है और That's num3 जो है num1 से भी बड़ा होगा, yeah, तो that- num3 क्या हो that is जाएगा, greatest. num3 जो होगा ग्रेटेस्ट and हो num2 जाएगा। is least state. अब ये तो सिर्फ एक ब्लॉक अभी रन किया, Yeah. किस कंडीशन पे, जब num1 num2 से बड़ा है। अब दूसरी कंडीशन ये होगी कि num2 जो है num3 से बड़ा है। num1 num2 का तो कंपेरिजन पूरे में हो गया, num1 num2 में से जो भी बड़ा होगा उसके लिए ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट हो जाएगा। लेकिन num2 और num3 में कंपेयर करने के लिए फिर से एलिफ का स्टेटमेंट का यूज करेंगे, ठीक है। एलिफ num2 इज ग्रेटर देन num3। अब इसके इस वाले एलिफ के पहले कोई कंडीशन नहीं, क्योंकि ये वाला जो नेस्टेड इफ था वो इफ ब्लॉक के अंदर था और ये वाला जो एलिफ है वो इफ ब्लॉक के ये इस वाले इफ के फर्स्ट इफ के ब्लॉक के अंदर है। एलिफ num2 इज ग्रेटर देन num3 प्रिंट num2 इज द ग्रेटर देन num1 एंड num3। और इसको कैसे समझेंगे कि इफ वन, अब इसको और इसको समझने के लिए सिर्फ दो ब्लॉक कंसीडर करो, इफ num1 इज ग्रेटर देन num2 एंड इफ num2 इज ग्रेटर देन num3। एकदम ऊपर वाला num1 इज ग्रेटर देन num2 और एलिफ वाला num2 इज ग्रेटर देन num3। That means num1 is greatest. अगर ये इफ ऊपर वाला इफ फाल्स होगा, कैसे फाल्स होगा, जैसे दिया इसमें num1 इज ग्रेटर देन num2, तो फाल्स कब होगा, जब num2 इज ग्रेटर देन num1 हो जाएगा, तब ये एलिफ के ब्लॉक में आएगा। That means num2 is greater than num1 also and num3 also. हाँ, अगर जब num1 से बड़ा होगा तभी वो एलिफ के ब्लॉक में जाएगा, नहीं तो पहले वाले ब्लॉक के अंदर ही कोड चला जाएगा। तो पहले वाले ब्लॉक के अंदर कब नहीं जाएगा, जब num2 num1 से बड़ा हो जाएगा। जब num2 num1 से बड़ा हो गया तो चेक करेंगे क्या num2 num3 से भी बड़ा है। अगर num3 से भी बड़ा है तो num2 क्या हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया। इस तीनों नंबर्स क्या हैं, इक्वल है, इक्वल वाला केस। जब इन दोनों में कोई नहीं होगा बड़ा छोटा तो क्या हो जाएगा, This is the whole code, any perfect code. हाँ, पहले एक को num1 num2 से ही बस दो कोड, तुम्हें कोई भी दो नंबर ले लो, तीन नंबर है num1 num2 num3। तीन नंबर्स कौन कौन से हैं, तो तुम्हें कोई भी दो नंबर को कंपेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, कंपेयर हो जाएगा। num1 num2 कंपेयर किए, फिर और एक केस ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। num1 num2 में बड़ा या तो num1 बड़ा होगा या तो num2 बड़ा होगा। num1 बड़ा हुआ तो पहला केस फॉल्स, एल्स दूसरा वाला केस मतलब num2 बड़ा हो गया दूसरे वाले केस में। दो केस बने, लिख के बता दूं, This is already written. आ गया, ठीक है। Write a program that prompts the user to enter a number between 1 से 7 and then displays the corresponding days of the week। मतलब 1 जो होगा वो मंडे या संडे जो भी ले लो, 1 डाल, मतलब One is treated संडे as के लेने Sunday. के 1 दबाओ। और जैसे बोलता नहीं है, जब कॉल वाल आती है तो उसमें कैसे प्रोग्राम हुआ रहता है कि मतलब ये कोचिंग जानने के अपना रिचार्ज पहले होता था कि बैलेंस जानने के लिए 1 दबाएं, और कैसे होता था संगीत सुनने के लिए 2 दबाएं, ऐसे आता कस्टमर केयर में जो आता था बात करने के वो लिए, हिंदी में जानने के लिए हिंदी में जानने के लिए 1 दबाएं, भोजपुरी में जानने के लिए 2 अपनी दबाएं, पसंदीदा लैंग्वेज चुनने के लिए 3 दबाएं, ऐसे कुछ आता था। तो कैसे होता था, ऐसे ही आता था, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे ही आता था। ऐसे ही कोड होता था उसका। और उसमें बार बार वो लेडी नहीं अपने बोलती थी, पसंदीदा वो एक गाने बार- को कालर टून बनाने के लिए। एक बार रिकॉर्डिंग कर दिए, एक बार रिकॉर्डिंग कर दिए और उस रिकॉर्डिंग को सेव कर दिए और कोड लिख दिए कि अगर 1 दबाता है तो तुम ये वाली आवाज़ को प्ले करो, और 2 दबाता है तो ये वाली रिकॉर्डिंग को प्ले करो, 3 दबाता है तो ये वाली रिकॉर्डिंग को प्ले करो। और पाइथन मतलब सिस्टम से भी काम करवा सकता है, मतलब वो प्ले भी कर सकता है, कैमरा भी ऑन कर सकता है, ये सारी चीज़ें भी कर सकता है पाइथन। तो ऐसे ही होता था वो वाला प्रोग्राम। 4.12 राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट टैक्स गिवन द फॉलोइंग कंडीशंस। कंडीशन क्या गिवन है इसमें,
अगर इनकम 1.5 लाख से कम है तब कोई टैक्स नहीं, 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में है तो 10%, और 3 लाख से 5 लाख के बीच में है तो टैक्स कितना चार्ज किया जाएगा, 20%। ठीक है, और 5 लाख के अगर एबव है तो कोई भी नंबर हो 30% टैक्स लगेगा। तो मिनिमम कब टैक्स लगेगा, 1.5 लाख पे आने पे, और 30% का किस पे, 20% का किस पे लग रहा है, 3 लाख से 5 लाख के बीच में। ठीक है, अब देखो कोड कैसे बनाओगे, इनकम इज इक्वल टू, पहले इनकम पूछोगे उससे, लेकिन 1.5 लाख तक तो कोई नहीं टैक्स नहीं लगेगा। अगर उसकी इनकम 3 लाख है तो उसको 1.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। जो टैक्स देना है वो कितने पे देना है, बचे हुए 1.5 लाख पे, उसी पे ही 1.5 लाख। तो पहले क्या करोगे, जो नेट अमाउंट है उसमें से इनकम जितनी होगी उससे 1.5 लाख उसको माइनस कर दोगे। फिर उसके बाद अगर उसकी जो टैक्सेबल इनकम आई लेस देन 0 आ गई, मतलब 1.5 लाख से भी उसकी सैलरी कम थी, तभी तो नेगेटिव में वैल्यू हो जाएंगी। 1.5 लाख उसमें से घटाओगे तो उसको कोई टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। अगर 1.5 लाख से जितना ज़्यादा हो रहा है, जितना ज़्यादा हुआ उसी पे टैक्स देना है। एलिफ टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम बना है 1.5 लाख भी डाल सकते हो, मतलब यही कॉन्सेप्ट समझो कि 1.5 लाख से ज़्यादा हुआ तो टैक्स उस पर लगेगा और उसी रेशियो में लगेगा। मतलब 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में आ रहा है जो टैक्सेबल अमाउंट है, तो उसको कितने से मल्टीप्लाई कराओगे, 10%, मतलब 10/100 यानी 0.01। ठीक है, जितना बचा हुआ है इनकम है उसमें, हाँ जितना बचा हुआ 1.5 लाख घटाने के बाद जितने बचे हुए इनकम है तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उतना रुपया देना होगा। हाँ उतना ऐड करके उसको देना पड़ेगा टैक्स। Whatever is the extra value from the 150 lakh, the percentage will be calculated on that extra amount na, like I have a 155,000, so हाँ. the calculated tax will be on 5,000. It means I have to give the 500 rupees extra हाँ. as a tax. ऐसे भी होता है। और अगर सिर्फ डिसाइडेड है कि 3 लाख तुम्हारी सैलरी है तो अगर इनकम है तो 3 लाख पे भी लगेगा, Of course then it will be the 1,500, 15,000. क्योंकि 10% लगा रहा है, तो इसका मतलब 15,000. यही हुआ कि 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में है ना। As you say, और उसका जो नेक्स्ट जो आ रहा है 20% आ रहा है, नेक्स्ट जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 30% का आ रहा है। मतलब सेम अमाउंट से बढ़ रहा है, जैसे 1.5 लाख बढ़ता जा रहा है। इसको कोड करके भी बता दूंगा कल। ये बोल रहा है कि इफ टैक्सेबल इनकम इज 1,50,000 से 50,000 से 3 लाख तक, हाँ देन दैट चार्ज विल बी 10%। घटाने के बाद जो बचेगा उसका है कि टोटल बोल रहा है। I did the same question is mine also. तो Because डायरेक्ट पे ही लगा दो। no, हाँ. because in the next line taxable income is equal to income minus 150, means 1,50,000 is it written. Then on the taxable income is less than or equal to 0, then the print no tax. If the taxable income is greater or equal to the minimum, like means 1,50,001 and taxable income is less than हाँ maximum. तो वही होगा। अगर यही समझो कि ये टैक्स का बात है, सिंपल सा फंडा। अगर वो कह रहा है कि जो बचा हुआ 1.5 लाख है, मतलब पहले हम हर अमाउंट में से 1.5 लाख घटा दें, उसके बाद जो अमाउंट तुम्हारा एक्स्ट्रा जो कमा रहे हो उस पर ही लगाएंगे, तब पहले 1.5 लाख घटा देना, पहले 1.5 लाख घटा देना। और नहीं तो अगर कहेगा पूरे में लगाना है तो पूरा कर देना, लेकिन वैसे माइनस ही होगा क्योंकि 1.5 लाख तो कोई टैक्स लग नहीं रहा है। Let's suppose I have a 2 lakh rupees. 50,000 पे तुम्हारा टैक्स लगेगा, 1.5 लाख सेव रहेगा। Write a program to take input from the user and then check whether it is a number or a character. If it is a character, determine whether it is in uppercase or lowercase. ये तो बना ही लियो प्रोग्राम। अपर केस के लिए आस्काई वैल्यू जैसे चेक करता है, कैरेक्टर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैपिटल ए एंड कैरेक्टर इज लेस देन और इक्वल्स टू कैपिटल जेड।
यानी 97 से लेके वैल्यू 126 तक 122 तक हैं, तो क्या होगा 122 तो लोअर केस, अपर केस, नो लोअर केस, हाँ लोअर केस, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू होती है वो लोअर केस Lower. की होती है, जो छोटी वैल्यू होती है वो किसकी होती है, अपर केस की। जैसे 65 था ना, अपर केस वैल्यू विल बी द लोअर, हाँ, बट हाँ. लोअर केस वैल्यू विल बी अपर। अपर, और इसमें ए डॉट अपर ए डॉट लोअर। We can also use here is upper, is lower, as you tell. हाँ, डॉट इज लोअर डॉट हाँ. इज अपर, पिछला क्वेश्चन में जैसे था। राइट अ प्रोग्राम टू इंटर द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट। सिंपल समझो, इसमें जैसे मार्क्स, ये तो मार्क्स वाला है, 100 में से मार्क्स पाया रहेगा, 75 के ऊपर है या 60 के ऊपर है, 50 के ऊपर है, तो उसमें डिविजन्स बनते हैं। उसमें क्राइटेरिया डिसाइडेड रहेगा कि इसके इतने से इतने के बीच में है या इतने से इतने के बीच में है। अगर 75 के ऊपर है तो उसको ए ग्रेड दे दो, ए प्लस दे दो। 65 से 75 के बीच में है तो बी ग्रेड दे दो, ऐसे ही होता है। तो इसका कंडीशन बना देना। Distinction, the grade is distinction. What does the meaning of डिस्टिंक्शन मतलब कि अच्छा है, 75 से बड़ा है तो डिस्टिंक्शन मिलता है ना। जैसे आउटस्टैंडिंग हो गया 90 Oh. से प्लस हो गया, ऐसे ही समझो। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, और 60 से 75 के बीच में ही रह गया तो फर्स्ट डिवीजन। Right. 50 से 60। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें तो डायरेक्ट फार्मूला है, लेकिन फार्मूले के कैसे पुट करोगे, जहाँ पे उसमें मल्टीप्लाई लगाओगे और ये लगाओगे। What's the program to calculate roots of a quadratic equation? हाँ, तो So- उसका फार्मूला क्या होता है, रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। We have to write in this formula. हाँ? We have to write in this formula. X हाँ? is equal to, or मतलब Min- variable is equal to. तो इसमें यूजर से तुम्हें इनपुट कराना पड़ेगा कि ए बी और सी की वैल्यू, जैसे कैलकुलेटर में होता है ना, A in दो इक्वेशन सॉल्व करना होता है, a1 b1 c1 की वैल्यू पूछता है, फिर a2 b2 The same c2 की program is वैल्यू। also. तो वैसे तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लिए, यूजर से इनपुट कराए, 3 वेरिएबल में स्टोर कर लिए, और बी स्क्वायर माइनस 4ac को कोई बना दिए वेरिएबल, और जेड बना दिए वेरिएबल, बी स्क्वायर डी बना दिए, डिस्क्रिमिनेंट के लिए डी बना दी, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बी इंटू बी Is माइनस it 4 इंटू imaginary or ए इंटू real? सी। No, but there is no meaning of this. हाँ, बना सकते हो। अगर लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, ऐसे बना देना कंडीशन ना। This is also meaning. तो रूट प्रिंट कराना है कि बताना है कौन सा रूट है? रूट बताना है Root कौन सा बनाना root। है and take an input as the coefficients of the quadratic equation. एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। देगा। देखो पहले d की वैल्यू स्टोर करा लिए एक वेरिएबल में, b इंटू बी माइनस 4 इंटू ए इंटू And सी। if we d की वैल्यू स्टोर करा लिए, फिर इसको जेड डी वेरिएबल में स्टोर कराए, फिर जेड वेरिएबल इज इक्वल टू माइनस बी प्लस डी कर दिए, या माइनस बी और करके ऐसे कर दिए, माइनस बी माइनस डी अपॉन होल डिवाइडेड बाई क्या कर दिए 2 इंटू ए। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, रूट ही तो होगा। no, it has been defined रूट as कैसे निकालेंगे? डी। तो रूट का पाइथन में एक वो होता है डायरेक्ट, क्या कहते हैं, मैथ ऑपरेटर, मैथ का मैथ डॉट एच लाइब्रेरी होती है, उसमें रूट क्यूब रूट स्क्वायर रूट, उसको भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, एकदम स्टार्टिंग में यूज करना पड़ेगा। if we just give only as the input abc and we have to directly find the root, हाँ, then we have to taken as the input abc as defined int input as a, int input as b, int input, okay, then थैंक यू एवरीवन।